Question is, in the network of the figure, switch is closed and the steady state is reached in the network at t is equal to 0. The switch is open. Find out the expression for the current I of t in the inductor inductor का current find out करना है. Okay. See here, given diagram is this one. Okay. At t is equal to 0 bar in the network shown below. What is mean by t is equal to 0 bar? 0 bar. See, what is the given condition? T is equal to 0, switch is open. तो उसके स्विच ओपन है तो पहले क्लोज होगा. तो पहली वाली कंडीशन यानी कि t इज इक्वल टू 0 के पहले वाली कंडीशन, एंड दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय t इज इक्वल टू 0 बार. अंडरस्टूड? एट दैट टाइम स्विच इज क्लोज. अगर स्विच क्लोज होता है तो कंडीशन सर्किट ऐसा रहता है कि इंडक्टर एक्ट एज अ क्लोज स्विच, कैपेसिटर एक्ट एज अ ओपन स्विच, एंड हियर वी आर रिप्रेजेंटिंग एज करंट आई ऑफ टी, यानी कि करंट, ये जो करंट है इज इंडक्टर में से जाने वाला वो आई ऑफ टी है, आई ऑफ टू टी है, तो ये आई ऑफ टू बताया है. सो नाउ कंडीशन ये है कि स्विच क्लोज होने से पहले इस स्विच ओपन होने से पहले क्लोज था यानी कि 100 वोल्ट बैटरी विल बी सप्लाइज द करंट टू द सर्किट. अगर ऐसी कंडीशन है तो उसको स्टेडी स्टेट कंडीशन बोलते हैं. ओके. और स्टेडी स्टेट कंडीशन में होता, अभी ये जो सर्किट है वहाँ पे क्या होता है देखो. बिकॉज ऑफ स्टेडी स्टेट कंडीशन 100 वोल्ट विल बी सप्लाइज द करंट टू द सर्किट. ये ओपन है तो नो करंट इज फ्लोइंग इन दिस ब्रांच, ओनली करंट इज फ्लोइंग इन दिस ब्रांच. बराबर है. तो हाउ टू फाइंड आउट द करंट फ्लोइंग इन द इंडक्टर is V by R. So current flowing in this branch is 100 divided by 10 is equal to 10 एम्पियर. इनिशियल कंडीशन में हम ये बोलने वाले हैं कि इंडक्टर में से कितना करंट 10 एम्पियर करंट फ्लो होता है, और वोल्टेज अक्रॉस द कैपेसिटर इज 0. हमेशा इंडक्टर में से करंट कितना फ्लो होता है वही एक्सप्लेन करते हैं, और कैपेसिटर का वोल्टेज एक्सप्लेन करते हैं. ध्यान में रखो. ओके. अगर ये कंडीशन है तो देखो, अगर स्विच हम क्लोज करते हैं, जब हम स्विच क्लोज करते हैं तो वी आर स्विचिंग द पोजीशन ऑफ द स्विच फ्रॉम क्लोज टू ओपन. अगर ऐसी कंडीशन हम अप्लाई करते हैं, सो इंडक्टर एंड द कैपेसिटर विल नॉट रिएक्ट इंस्टेंटली, इमीडिएटली. सो वॉट एवर द कंडीशन राइजेस हियर व्हेन 0 माइनस बार था, तब 0 प्लस जब रहता है तो वही सेम कंडीशन, इनिशियल कंडीशन वो फॉलो करते हैं, देन आफ्टरवर्ड्स दे विल चेंजेस आर देयर इन द इंडक्टर एंड द कैपेसिटर. बट एज सुन एज पहले स्विच क्लोज था तो वॉट एवर द वोल्टेज एंड द करंट कंडीशन विल बी सेम व्हेन इंस्टेंटली व्हेन वी switches get open. At that time also the inductor and the capacitor will shows the same voltage and the current. That is why these are the same when switch is open. अगर स्विच ओपन रहता है तो ये सर्किट हमारा ओपन हो जाएगा, तो बैटरी विल नॉट प्रोवाइड द करंट टू द सर्किट. रिमेनिंग सर्किट इज ओनली इंडक्टर एंड द कैपेसिटर. पहले तो कैपेसिटर ओपन ही था, वोल्टेज अक्रॉस 0 था, तो जस्ट शो द कैपेसिटर. यहाँ पे बैटरी दिखाने की ज़रूरत नहीं है बिकॉज कैपेसिटर के अक्रॉस का पहले वाला वोल्टेज 0 था. इंडक्टर के साथ हम बहुत बार बैटरी दिखाते हैं, लेकिन यहाँ पर बैटरी दिखाने की ज़रूरत भी नहीं है. बैटरी दिखाने की ज़रूरत नहीं है. क्यों नहीं है? क्योंकि हमें करंट बोला है, करंट फाइंड आउट करना है. सो यहाँ से आई एफ टी का करंट हम अपोजिट 10 एम्पियर दिखाने वाले हैं, और वो डाउनवर्ड डायरेक्शन, वाई वी आर शोइंग टूवर्ड्स द डायरेक्शन ऑफ अपोजिट डायरेक्शन. सो इंडक्टर के साथ जो बैटरी आती है तो उसका पहले वाला टर्मिनल नेगेटिव और नीचे वाला टर्मिनल पॉजिटिव है. करंट इज ऑलवेज फ्लो फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव. दैट इज वाई इट इज अप्लाइड टू द डाउनवर्ड डायरेक्शन. सो अगर नीचे वाला टर्मिनल पॉजिटिव है तो पॉजिटिव से करंट फ्लो होके आने वाला है, तो वो एंटी क्लॉकवाइज बनेगा, इसीलिए करंट अपवर्ड सॉरी डाउनवर्ड डायरेक्शन दिखाया है. अंडरस्टूड? सो व्हेन स्विच इज ओपन, दिस इज द कंडीशन व्हेन no current is supplied in the first loop, only the second loop condition, and that will be maintained as it is when switch is open instantly. So these are the conditions. Okay, now apply KVL for this loop. अगर इस लूप को हम KVL अप्लाई करते हैं तो माइनस से स्टार्ट करेंगे. -1, ये 1, और इंडक्टर का है d2i/dt. सो आई की जगह हम i2 रखेंगे, क्योंकि हमें i2 का करंट जो इंडक्टर में से फ्लो होता है वो फाइंड आउट करना है. सो di2/dt माइनस 1/c इंटीग्रेशन 0 to t i dt इज इक्वल टू 0. सो कैपेसिटर की वैल्यू कितनी है? 1/100 इंटू 10⁻⁻6 0 to i dt इज इक्वल टू 0. दिस इज आवर फर्स्ट इक्वेशन. ओके.
Now see, this is our first equation, and this is our first equation, and again differentiate first equation. अगर इसको फिर से डिफरेंशिएट करेंगे तो ये -1 लिखने की जरूरत नहीं है, तो माइनस, ये डबल डेरिवेटिव लेते हैं तो d2 बाय dt², और ये i(2), तो i(2) लिखेंगे, और यहाँ -10⁵ है। देखो यहाँ 10 इंटू 10⁻⁻6 है। अगर ये 10 ऊपर जाता है तो 0.1 होगा, और 10 ये +6 होगा, तो ये 0.1 को एडजस्टेड करने के लिए ये लिखो 0.5 इंटू 10⁻6, अगर करके देखो कैलसी पे, ये 10⁵ आएगा। ओके, सो ये आई है। यहाँ पे हमने सिर्फ उसके साइन चेंज किए, यहाँ पे पॉजिटिव किया, यहाँ पे निगेटिव किया, इज इक्वल टू 0। नाउ वी हैव टू फाइंड आउट दिस वैल्यू फ्रॉम द नेक्स्ट स्टेप, वेयर d² बाय dt², पुट हेयर कैपिटल D², और यहाँ से आई, और ये आई सपोज सेम है, तो यहाँ आई हमने बाहर निकाला, और d² प्लस 10⁵ इज इक्वल टू 0 आएगा। देखो अगर इसको हमें सॉल्व करना है तो साइमल्टेनियस इक्वेशन से सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन उसके रूट्स नहीं मिलते। सो अगर रूट्स मिल के लिए हम दूसरी मेथड फॉलो कर सकते हैं कि ये फार्मूला यूज कर सकते हैं, एस इज इक्वल टू -b + और -b² - 4ac डिवाइड बाई 2a। यहाँ पे हम a की वैल्यू 1 लेने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पे कुछ भी नहीं है तो 1 है। d का टर्म ही एब्सेंट है, दैट इज वाई b इज इक्वल टू 0, c इज इक्वल टू 10⁵। अगर इसमें हम वैल्यू पुट करेंगे तो ये 0 आएगा, क्योंकि b की वैल्यू 0 है, प्लस और माइनस b की वैल्यू 0 है, -4 इंटू a इंटू 10⁵। वी आर नॉट डूइंग डिवाइडेड बाई 2ac। सो इतना तो है इसमें से कि अंडर रूट में आने के बाद यहाँ का आंसर माइनस आने वाला है, बस इसके लिए हम यहाँ तक जाएंगे। वी आर नॉट फाइंडिंग आउट आवर वैल्यू विद द हेल्प ऑफ दिस इक्वेशन। सो व्हाट वी आर डूइंग, अ वेरी इजी टेक्निक्स वी आर यूजिंग हियर टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ द रूट्स। ओके, सो इतना ध्यान में रखो, अगर रूट में अगर ये माइनस साइन आता है तो उसका आंसर में जे लिखना जरूरी होता है। तो डी, और हमें दो रूट्स मिलने वाले हैं, d1 और d2, तो वहाँ पे जे और जे प्रेजेंट है, तो एक वैल्यू पॉजिटिव आने वाली है, एक वैल्यू नेगेटिव आने वाली है। अभी हमें करना क्या है, 10⁵, यानी कि 1 लाख की वैल्यू ऐसे हमें ढूंढना है कि जिसके अगर जिस 2 डिजिट को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका वैल्यू 1 लाख होना चाहिए। तो मैंने 300 मल्टीप्लाई बाई 300 किया तो उसका 90,000 होता है। ओके, सो we are closing near to the 1 lakh. So when we are writing the value of 316 into 316 करेंगे तो वैल्यू इज नियर टू द 1 लाख। उसके बाद अगर 317 मल्टीप्लाई बाय 317 लेते हैं तो इसकी वैल्यू 1 लाख से ज़्यादा होती है, यानी कि 317 मल्टीप्लाई बाय 317 जब लेते हैं तो 1 लाख के ऊपर हमें वैल्यू मिलती है। हमें नीचे वाली सबसे बड़ी वैल्यू लेनी है, और वो 316 का स्क्वायर करेंगे तो दैट इज द नियरेस्ट वैल्यू लेसर देन 1 लाख। Afterwards all the values are more than the 1 lakh. So that is why we are finding out the nearest value, that is the 316 and 316. Understood? Okay, उसके बाद देखो, अगर हमें डिफरेंशियल इक्वेशन निकालना है, डिफरेंशियल इक्वेशन है तो उसका अगर हमें सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है तो I(2t) इज इक्वल टू k1 cos of 316t प्लस k2 sin of 316t, ये डिफरेंशियल इक्वेशन का आंसर रहता है। और इनमें हमें k1 और k2 की वैल्यू अगर फाइंड आउट करते हैं तो हमें फाइनल सॉल्यूशन मिलता है। सो नाउ ऑल द नेसेसरी स्टेप्स वी आर डूइंग हियर ओनली फॉर फाइंडिंग द वैल्यूज ऑफ k1 एंड k2। तो मैं क्या करती हूँ, इसको एक बार फिर से डेरिवेटिव निकालती हूँ। सो di2 बाई dt, k1 को एज इट इज रखेंगे, कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन, तो ये माइनस यहाँ पे लगा दिया, साइन 316t, और कांस्टेंट टर्म यहाँ की आती है 316, सो -316 k1 साइन ऑफ 316t, और ये भी साइन का डेरिवेटिव हम कॉस निकालने वाले हैं, तो ये 316 k2 कॉस ऑफ 316t आएगा। समझ में आया? इनिशियल में कंडीशन हमें दी थी कि t इज इक्वल टू 0 था, और हमने निकाला था कि करंट फ्लोइंग थ्रू द इंडक्टर दैट इज I(2) ऑफ 0 इज 10 एम्पियर। अगर ये 10 एम्पियर है सो पुट इन द थर्ड इक्वेशन। अगर थर्ड इक्वेशन में हम इसकी वैल्यू पुट आउट करते हैं, सॉरी इक्वेशन नंबर 2 में इसकी वैल्यू पुट करते हैं, तो देखो ज़रा यहाँ पे k1 साइन कॉस ऑफ 316 इंटू टी,
अगर यानी कि कॉस ऑफ 0 बनेगा, ये वैल्यू 0 बनेगी और कॉस 0 1 मिलता है। ओके, तो यहाँ पे रहेगा K1 प्लस K2 ऑफ साइन ऑफ 316 इंटू 0 करेंगे तो साइन 0 0 हो जाएगा, ये टर्म 0 आ जाएंगी। और K2 ऑफ 0 एट द टाइम ऑफ t इज इक्वल टू 10, सो 10 इज इक्वल टू जस्ट K1 क्योंकि कॉस 0 की वैल्यू 1 है, ये टर्म 0 है, सो आई ऑफ 10 इज इक्वल टू K1। वैसे ही हमें यहाँ पे क्या करना है कि d2 di बाय dt ये 0 पुट करके लिखना है। तो देखो यहाँ पर भी 0 रखेंगे तो साइन 0 हो जाएगा, तो साइन की वैल्यू ये फर्स्ट टर्म 0 हो जाएंगी। यहाँ पे 316 K2 कॉस ऑफ 0 की वैल्यू 1 आएगी, तो di2 बाई dt इज इक्वल टू प्लस 316 K2, ये वैल्यू हमें मिलने वाली है। अंडरस्टूड? सो पहले डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन हम आई ऑफ टी से फाइंड आउट करते हैं, उसके बाद हम उसको डेरिवेटिव निकालते हैं। डेरिवेटिव निकालने के बाद t इज इक्वल टू 0, आई ऑफ 2 इज इक्वल टू 10, यहाँ पे हमें जो मिली है वैल्यू उसको इक्वेशन आई ऑफ 2 के इक्वेशन और डेरिवेटिव के इक्वेशन में पुट करके हमें ये वैल्यू मिली है। तो यहाँ पे हमें K1 10 मिला है। ओके, नाउ गेट द वैल्यू इक्वेशन नंबर 1, तो ये हमारा इक्वेशन नंबर 1 है। अगर यहाँ पे t इज इक्वल टू 0 पुट करेंगे, यहाँ पे 10 इज इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो डी आई बाई डी टी इज इक्वल टू 0 प्लस, क्योंकि आफ्टर स्विच इज ओपन वो कंडीशन है हमारे पास। अगर यहाँ पे कांस्टेंट टर्म है उसका इंटीग्रेशन जब हम निकालते हैं तो आई को हम बाहर निकालते हैं, इसका 1 का इंटीग्रेशन टी आता है, और टी का अपर लिमिट और लोअर लिमिट जब पुट करते हैं तो लोअर लिमिट तो 0 है तो 0 आएगा, लेकिन टी के लिए भी हम अभी 0 पुट करने वाले हैं, लेकिन मीन्स दिस टर्म इज टोटली 0, सो -1 लिखो, नहीं लिखा तो भी चलता है। di2 बाई डी टी एट द कंडीशन 0 प्लस इज इक्वल टू, ये वैल्यू हमारी 0 है, इज इक्वल टू 0। सो ये माइनस साइन हमें निकाल देंगे, तो यहाँ डी आई बाई डी टी 0 इज इक्वल टू 0 आ रहा है हमारा इक्वेशन। तो पुट इन इक्वेशन 5, अब ये 5 इक्वेशन में अगर हम 0 पुट करेंगे तो 316 k इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ K1 K2 में 316 उस साइड जाएगा तो 0 आ जाएगा। तो हमें K1 की वैल्यू मिली, K2 की वैल्यू मिली, ये दोनों वैल्यू हम इक्वेशन नंबर 2 में पुट करेंगे। सो आई ऑफ 2 t इज इक्वल टू K1 कितना है 10 कॉस ऑफ 316t, और K2 की वैल्यू 0 की वजह से ये टर्म 0 होने वाली है। तो जस्ट आवर फाइनल आंसर इज आई ऑफ 2t इज इक्वल टू 10 cos of 316t. Its value is valid for the all the values where t is greater than 0. Understood?